हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन इंग्लिश। आज हम चला रहे हैं यहाँ पे। और इंग्लिश किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? AISSE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है क्लास 6th के लिए, उसमें हमारा एक टॉपिक है बच्चों जिसका नाम है इडियोम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक की इडियोम्स, IDIOMS, idioms and phrases, PHARE, PHRA, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया हमने, PHRASES। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास idioms and phrases हम करने वाले हैं। देखिए, इसको मीनिंग समझिए। सबसे पहले idioms का मतलब क्या होता है? idioms का मतलब बच्चों होता है, idioms का मतलब होता है मुहावरा। ठीक है ना, आपने हिंदी में मुहावरे पढ़े होंगे बस। तो इंग्लिश में भी बेटा मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुहावरे का मतलब ये होता है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना। जैसे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कॉच पोटैटो, CACOUCH, COUCH, सी पोटैटो, POTATO, राइट। अब कॉच पोटैटो का मीनिंग तो कुछ अलग निकल रहा है, ठीक है ना। कॉच का मीनिंग लगा लिए और पोटैटो का मीनिंग निकालिए, दोनों को जोड़ेंगे तो एक अलग मीनिंग निकलेगा। मगर मुहावरे में आपको इनके एक्चुअल मीनिंग से नहीं जाना है। पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू। मतलब यहाँ पर आलू से समथिंग रिलेटेड है, बट बेटा ये आलू से रिलेटेड नहीं है। कॉच पोटैटो का मतलब होता है लेजी पर्सन। क्या होता है बेटा? लेजी पर्सन। तो जैसे आप किसी अपने दोस्त को देख रहे हो और अगर वो बहुत लेजी है तो उसको कह सकते हो ही इज सच अ कॉच पोटैटो, ही इज सच अ कॉच पोटैटो। समझ में आ गया है ना? तो ही इज सच अ कॉच पोटैटो। इस तरीके के आप जो हैं टर्म यूज किया करते हैं, इनको आप बोलते हैं इडियोम्स। ओके, तो व्हाट आर इडियोम्स? एन इडियोम्स इज कॉमनली यूज एन एक्सप्रेशन whose मीनिंग डज नॉट रिलेट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द इट्स वर्ड। मतलब इसकी जो लिटरल, इसके जो टर्म्स होते हैं ना, इनके टर्म्स से मतलब नहीं है, इनके टर्म्स से मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ, एक आपको मैं दे रहा हूँ एक इडियम्स, बेड ऑफ रोजेस, है ना। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है? फूलों का बिस्तर, फूलों का बिस्तर। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब फूलों का बिस्तर नहीं होगा। बेड ऑफ रोजेस का मतलब यहाँ पर होगा कंफर्टेबल सिचुएशन, बहुत इजी टास्क, है ना। क्या होगा? इजी टास्क, कंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे अगर आप सनराइजर हैदराबाद के साथ, अगर आप किसको दिल्ली, दिल्ली कैपिटल नाम है ना टीम का, हाँ, अगर दिल्ली कैपिटल को खिला लें तो सनराइजर हैदराबाद क्या है? बहुत टॉप टीम है। और दिल्ली कैपिटल क्या है? बहुत ही स्मॉल, छोटी सी टीम है, अच्छी उतनी नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, है ना, बेड ऑफ रोजेस हो जाएगा। किसके लिए? सनराइजर हैदराबाद के लिए। क्लियर हो गया? सो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब ये याद रखिएगा, ये नहीं कि बिस्तर, फूलों का बिस्तर, है ना। बेड ऑफ रोजेस का मतलब इजी टास्क, मतलब ये समझिए कि जो लिटरल मीनिंग रहेगा उससे हटके एक नया मीनिंग मिलेगा। इसको हम बोलते हैं इडियोम्स। ओके, जैसे आपने कहा, हम्म, आपने एक बात कही, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, RAINING। ओके, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखो भाई, अब देखने में कितना अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा आज बारिश हो रही है ना। किसकी? कुत्ते और बिल्लियों की। अरे कुत्ते और बिल्ली कभी बारिश में गिरेंगे क्या? कभी नहीं। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है? कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है जहां भी कैट्स एंड डॉग्स लगा हो, मतलब मूसलाधार बारिश। कौन सी धार? मूसलाधार बारिश, ठीक है। मतलब जब बहुत हैवी रेन हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हैं? कैट्स एंड डॉग्स का यूज करेंगे। बोलिए, क्लियर हो गया? हाँ। So what I said that कि it's raining cats and dog is an idiom. It is an idiom, है ना? What is idiom? This cats and dog only. It is an idiom. However, it does not mean that cats and dogs are falling from the sky, है ना? While raining, मतलब बारिश में नहीं। The correct meaning of the correct meaning of this idiom is it's raining too heavily.
सो कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होगा, जहां पे बहुत ज्यादा की बात होगी, इट्स रेनिंग हैविली, टू हैविली, ठीक है ना। हाँ, तो जहां पर बहुत ज्यादा चीजें बन रही हो, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में हो रहा हो, वहां पे क्या यूज करोगे, कैट्स एंड डॉग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गई इडियोम्स की बात। अब हम बात करते हैं फ्रेज की बात, है ना। फ्रेज, तो फ्रेज PHRASES, ये फ्रेज हो गई। बेटा फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेज को फ्रेजल वर्ब भी बोला जाता है, फ्रेज को बोला जाता है PHAR, फ्रेज को फ्रेजल वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है ना। SPHRASEL, वर्ब, VERB। तो फ्रेज को हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, या फ्रेज का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रेज का मतलब होता है किसी सेंटेंस का टुकड़ा। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, और वाक्य का टुकड़ा यानी वाक्य का अंश क्या कहलाएगा, वाक्यांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाक्यांश। तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है। अब और ज्यादा भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो फ्रेजल वर्ब मतलब किसी सेंटेंस का छोटा सा टुकड़ा होती है, उसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं एक वर्ड यूज करते हैं, पुट ऑफ, पुट ऑफ, ओके। तो अब देखो, जैसे आपने कहा पुट ऑफ द क्लोथ्स, तो ये क्या है बेटा, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये, फ्रेजल वर्ब। जो क्लोथ के साथ लगने से उसका मीनिंग बदल दिया। पुट ऑफ द क्लोथ्स मतलब कपड़े उतारो, है ना। क्या हो गया, कपड़े उतारने को क्या बोलेंगे, पुट ऑफ द क्लोथ्स। बट यहीं पर आप कहेंगे पुट ऑफ द लाइट्स, पुट ऑफ द लाइट्स मतलब क्या हो जाएगा, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, ठीक है। तो बेटा ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, या इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो मैं डिफाइन करता हूं, ए फ्रेजल वर्ब और अ फ्रेज इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ मेन वर्ब टुगेदर विद एन एडवर्ब। कैसे बनती है ये, एक मेन वर्ब, फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, फ्रेज जो है PHRASE, फ्रेज कैसे बनती है, इसमें एक मेन वर्ब होती है, और साथ में क्या होता है, एडवर्ब होता है ना। मेन वर्ब विद एडवर्ब, मेन वर्ब विद एडवर्ब, ठीक ना। ये मेन वर्ब और एडवर्ब के दोनों ही साथ में होने में बनती है। अच्छा, एडवर्ब के एडवर्ब ना हो तो यहाँ पे प्रेपोजिशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रपोजिशन भी यहाँ पे हो सकता है। मेन वर्ब के साथ में एडवर्ब अगर नहीं है तो प्रपोजिशन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, है ना। कई जगह आपको दोनों ही साथ में मिलेंगे, बोथ ऑफ देम, दोनों ही आपको मिलेंगे। हाँ, इसकी जो मीनिंग होती है फ्रेजल वर्ब की, ये आपके जो ओरिजिनल वर्ब होता है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ओरिजिनल वर्ब से थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल ले लूं मैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। अब आप जरा ब्रेक डाउन को देखो, ब्रेक डाउन में बेटा जो वर्ड ब्रेक है वो एक वर्ब है ना। और डाउन क्या है, डाउन प्रेपोजिशन है, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है ना। तो डाउन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है ना, और वर्ब है। तो यहाँ पे ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना, है ना। टू ब्रेक समथिंग इनटू द पीसेस, है ना। ब्रेक 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 का मतलब किसी चीज को क्या होता है, तोड़ना होता है। और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो अब इन दोनों को मिला दोगे ना, तो इसका मतलब नीचे तोड़ना नहीं होगा। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, रुक जाना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, रुक जाना, ओके, रुक जाना, ठीक है ना। तो जैसे अभी आपने देखा था लॉकडाउन, है ना। तो लॉकडाउन भी क्या था, एक फ्रेजल वर्ब था, लॉकडाउन भी क्या था, एक फ्रेजल वर्ब था, ठीक है ना। लॉक का मतलब क्या होता है, ताला, और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे।
तो क्या नीचे ताला लगाएंगे तो लॉकडाउन हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन का मतलब हो गया था सब कुछ बंद हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? बंद होना। दैट इज कॉल्ड लॉकडाउन। सब कुछ बंद होना, सब कुछ बंद होना। सो दैट इज कॉल्ड बेटा लॉकडाउन, है ना। उसको आप क्या बोलते हैं? लॉकडाउन बोलते हैं। तो ये कहलाता अपना फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना। तो आपने अब देख लिए हैं फ्रेजल वर्ब। अब हमें कुछ एग्जांपल्स इसके फ्रेजल वर्ब के लेने हैं, मगर उसके पहले हम आपको बताएंगे कुछ एग्जांपल किसके? इडियोम्स के, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इडियोम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इडियोम्स के कुछ एग्जांपल्स। चलिए, इडियोम्स का मैं पहला एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। इडियोम्स का पहला एग्जांपल है अ बेटर पिल। अ बेटर पिल। अच्छा, बेटर का मतलब आप जानते हैं अच्छा, और पिल का मतलब होती है दवाई। तो अ बेटर पिल का मतलब क्या होता है? अ बेटर पिल का मतलब जो होता है, अ बेटर पिल का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी दवाई, क्योंकि ये इडियम्स चल रहा है। अ बेटर पिल का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो? डिफिकल्ट हो। जो आपकी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए क्या हो? डिफिकल्ट हो। अ सिचुएशन दैट इज अनप्लीजेंट। ओके, अनप्लीजेंट हेंस डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम द सिचुएशन दैट इज अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। एक ऐसी सिचुएशन जो अच्छी ना हो और जिसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा कठिन हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं अ बेटर पिल। तो देखा सबसे पहला एग्जांपल आपने, फर्स्ट एग्जांपल आपने देख लिया है। हमने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया बेटर पिल का, ठीक है ना। अब चलिए सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है आपके सामने, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये देखिए, ये भी एक इडियोम्स है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के इशारे जो होते हैं वो, पीपल्स इंटेंशन कैन बी जज बेटर बाय व्हाट डू देन बाय व्हाट दे से। मतलब कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि किसी का जो काम होता है वो उसके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। एक्शन जो होता है, काम करने का तरीका जो होता है, वो शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, ये भी एक हमारे पास में क्या है? ये भी हमारे पास में एक फ्रेज है, सॉरी फ्रेज नहीं है, इडियोम्स है। तो इस इडियोम्स का मतलब क्या है? वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जो बहुत ही सामान्य हो, जो बहुत ही सामान्य हो और उसकी कोई ज्यादा वैल्यू ना हो, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अ डाइम अ डजन। ओके, एड इंसल्ट टू इंजुरी। लो, मतलब एक तरीके हिंदी इसका अगर लिटरल मीनिंग निकालो, इंजुरी मतलब घाव, इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, मतलब घाव में बेइज्जती करना, मगर ये नहीं है। इसका मतलब हिंदी में होता है एड इंसल्ट टू इंजरी को बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना। एंड आप बेटर जानते हैं कि जले पे नमक छिड़कने की मीनिंग क्या होती है। एक तो ऑलरेडी आप दुखी हो, आपकी सिचुएशन खराब है, उसमें से आके कोई आपको और गंदा बोल जाए, सो दैट इज कॉल्ड जले पे नमक छिड़कना। तो आंसर इसका मीनिंग होता है टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड और डिसप्लीजिंग सिचुएशन वर्स। ऐसा काम करना जो कि एक डिस्प्लेसिंग सिचुएशन को और घटिया कर दे, वर्स कर दे। सो दिस इज कॉल्ड एड इंसल्ट टू इंजरी। ऑल ईयर्स। ओके, हाँ, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब, है ना, विद ऑल ईयर्स मतलब टू लिसन इंटेंशनली टू समवन, बहुत गौर से सुनना। ओके, इंटेंशनली टू समवन। नेक्स्ट आते हैं, ब्रेकिंग अप द वर्स ट्री। ब्रेकिंग अप द वर्स ट्री, इसका मीनिंग क्या होगा? ब्रेकिंग अप द वर्स ट्री का देखिए, breaking up the worst tree. Breaking up the worst tree means looking in the wrong place or accusing the wrong person. Sorry, breaking up the wrong tree.
लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, मतलब कि किसी गलत जगह पे निशाना लगाना, किसी गलत चीज पे इंडिकेट करना, है ना, मतलब जो जिसने कुछ गलत नहीं किया उस पे आप आरोप लगाओ, दैट इज कॉल्ड बार्किंग अप, मैंने ब्रेकिंग बोल दिया, सॉरी, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ओके, तो क्या हो गया, लुकिंग द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, ये आपने सुना होगा, बीट अराउंड द बुश। हाँ, मतलब बीट अराउंड द बुश मतलब यहाँ वहां की बात करना। आपने देखे होंगे सम ऑफ द पीपल इन अवर सराउंडिंग, दे आर जस्ट बीट अराउंड द बुश, मतलब पॉइंट पे नहीं नहीं आना, बस इधर उधर की बेवजह की बातें करना। अवॉइडिंग द मेन इशू एंड नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द टॉपिक, टॉपिक पे बात नहीं करना, मेन इशू पे बात नहीं करना, जस्ट बीट अराउंड द बुश। ओके, बेड ऑफ रोजेस मैंने बता दिया आपको, बेड ऑफ रोजेस मतलब वैसे तो देखा जाए इसका लिटरल मीनिंग फूलों का बिस्तर, मतलब बट ये इडियम्स है। इट मींस एन इजी कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एन इजी लाइफ। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, best of both worlds, a situation where you have a benefit to benefit of two very different type of advantages at the same time, मतलब आपके हाथ में दोनों हाथ में लड्डू, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोनों हाथ में लड्डू, इधर जाओगे तो भी फायदा है, इधर जाओगे तो भी फायदा है, ठीक है ना। जैसे कि एक सिचुएशन आ जाती है कि इंडिया अगर ये टीम जीतेगी तो भी सेमीफाइनल में है, ये टीम हारेगी तो भी सेमीफाइनल में है, समझ में आ गया, या दूसरी जीतेगी तो भी सेमीफाइनल में है, तो इसको बोलते हैं दोनों हाथ में लड्डू, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है ना, इसका इंग्लिश मीनिंग है। नेक्स्ट, अगला, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, है ना, टू टेक टास्क वे दैट इज वे टू बिग, मतलब कि ऐसा काम लेना जिसका रास्ता बहुत बड़ा हो, दैट वे इज टू बिग, bite of more than you can chew, to take a task that is way too big। अगला, नेक्स्ट है call it a day, call it a day इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, to declare the end of the task, to retire from a job or position। yes, call it a day का मतलब होता है किसी काम से अपने आप को मुक्त करना, डिक्लेयर करना। can't judge a book by its cover, किसी किताब को उसके कवर से मत पहचानो, इसका मीनिंग क्या होता है, कैन नॉट जस्ट समथिंग प्राइमरली बाई इट्स अपीरियंस, मतलब कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, मतलब किसी चीज को देख करके ही आप उसके बारे में अंदाजा मत लगा लीजिए। नेक्स्ट, कैट नैप, कैट नैप तो जानते हैं ना आप, बिल्ली का सोना, कैट नैप हैव अ शॉर्ट लाइट स्लीप, बहुत ही छोटी छोटी सी नींद ले लेती है बिल्ली, ओके, तो उसको कैट नैप बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉच पोटैटो, है ना, कॉच पोटैटो, भरते का आलू, सो दैट इज कॉल्ड अ लेजी पर्सन। अगला, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, या एक तरीके से जो पुरानी चीजें घटित हो चुकी हैं उनके ऊपर रोना, है ना, उनके ऊपर कंप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, कंप्लेनिंग अबाउट द लॉस हैपेंड इन द पास्ट। नेक्स्ट है 16, क्यूरियसली किल्ड द कैट, ठीक है ना, तो curiosity killed the cat. Being too inquisitive can lead to an unpleasant situation. ठीक है ना? Being too inquisitive to can lead to an unpleasant situation. चलिए, तो ये कुछ हमारे प्रोवर्ब हैं। अब इसके बाद आप लोग खुद से कुछ इसके एग्जाम्पल्स की तैयारी करके आएंगे। थैंक यू सो मच।